Hello students, my name is Neha Sachdev and I am your English tutor at Step Up Academy. So first of all, I welcome you to Step Up Academy where you guys learn today and lead tomorrow. So with these words, let's immediately start with chapter number 3 of your main reader book, that is Hornbill, and the name of the chapter is Discovering Tut. The saga continues. अब ये chapter है क्या, इतना interesting सा title है. What is this Tut? ये Tut क्या है, किसको discover करने वाले हैं और ये कौन सा सेगा है जो कंटिन्यू होने वाला है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसको एक सेकंड में समझने की कोशिश करते हैं कि ये टाइटल है क्या, बिकॉज इट विल गिव अस अ मेन आइडिया कि चैप्टर किस बारे में होने वाला है. नाउ तो डिस्कवरिंग टुट, तो टुट क्या है यहाँ पर. टुट यहाँ पर इजिप्शियन किंग, और इजिप्ट में किंग को फैरो बोला जाता है, और यहाँ पर टुट उनका शॉर्ट फॉर्म है. इनका पूरा नाम है टुटनखामुन, जो लेटली टुटनखातेन हो गए थे, तो इनका नाम टुटनखामुन, जो इजिप्ट के किंग जिनको फारो बोला जाता है. और ये बहुत ही छोटी एज में किंग बन गए थे, विच वॉज अप्रॉक्स 11 ईयर्स ऑफ एज. तो 11 साल की एज में किंग बन जाना. तो जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हम ऐसे वर्ड्स बार बार देखेंगे, बॉयश किंग या फिर टीनेजर किंग ऐसे, या फिर बहुत ही यंग एज में बिकॉज ये किंग बन गए थे. तो बॉयश फैरो टुट. सो अब इनको डिस्कवर किया गया. अब इनको क्या डिस्कवर कर रहे हैं, अब ऐसा बोला गया है कि बहुत जल्दी एज में किंग बन गए थे और इनकी डेथ भी बहुत अर्ली एज में हो गई थी. इन्होंने हार्डली 8 to 9 ईयर्स सर्व करा और समवेयर अप्रॉक्स 18 to 19 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी. अब आप लोग बोल रहे हो कि मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो 18 to 19, कुछ एग्जैक्ट नहीं है, 8 to 9 ईयर्स इन्होंने रूल करा. येस, ये एग्जैक्ट डेट का पता नहीं था और ये रीज़न भी नहीं पता कि उनकी डेथ किस वजह से, किस कारण से हुई थी. इसीलिए रिसर्च करी गई टू डिस्कवर टुट की एग्जैक्ट कारण पता चले उनकी डेथ कब हुई थी, किस कारण से हुई थी. तो उनकी बॉडी को फॉरेंसिक रिसर्च में भेजा गया, जिसमें पूरी बॉडी का रिसर्च हुआ, लैब टेस्ट हुए, और ये फाइंड आउट करने के लिए जो मिस्ट्री है रिगार्डिंग द डेथ ऑफ द बॉयज फैरो. नाउ अब ये कंटिन्यू हुआ क्यों, बिकॉज ये उनकी डेथ तक उन्होंने रूल करा, उनकी डेथ हुई, ये वहाँ तक स्टोरी ख़त्म नहीं हुई बल्कि ये कंटिन्यू होती गई. क्यों, बिकॉज इट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन कि उनकी डेथ क्यों हुई थी और किस एज पर एग्जैक्टली हुई थी, बिकॉज ही वॉज द यंगेस्ट किंग हु रूल द डायनेस्टी. और इनके एंड से वो पूरी डायनेस्टी का एंड हो गया था प्रोबेबली. इनके बाद कोई और, बिकॉज बहुत अर्ली एज में किंग बन गए थे, इनकी शादी भी नहीं हुई थी, तो आगे इनकी कोई आगे जनरेशन ही नहीं हुई कि जो रूल कर सके, और उनकी डायनेस्टी का एंड करना पड़ा, डायनेस्टी एंड हो गई थी. तो इसीलिए द टाइटल इज डिस्कवरिंग टुट, जो हमें इस इमेज से भी कुछ समझ में आ रहा है. तो ये जो आप देख सकते हो, कुछ अभी मैंने आइडिया दिया कि उनकी डेथ हो गई, तो ये तो हम समझ पा रहे हैं कि ये कोफिन है. कोफिन क्या होता है, कुछ कल्चर्स में जब किसी की डेथ हो जाती है तो उनको बरी किया जाता है. तो जब बरी किया जाता है जिस बॉक्स में, उस बॉक्स को कॉफिन बोला जाता है. तो ये जो उनको बरी किया था वो 3 लेयर्ड का गोल्ड कॉफिन था. तो ये फर्स्ट वाला जो है, इसमें गोल्ड से ये गिल्डेड था, गोल्ड की लेयर थी इसमें, और हम आगे इसके बारे में डीप में समझने वाले. सो दिस इज अबाउट द टाइटल ऑफ द चैप्टर 3. लेट्स इमीडिएटली बिगिन अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट विद द थीम कि इसकी थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है इस चैप्टर का, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और फिर हम समरी से कंटिन्यू करेंगे. समरी क्यों, बिकॉज एग्जाम्स आर ओवरहेड, बहुत कम समय है, तो कम से कम समय में कंप्लीट चैप्टर को हम अंडरस्टैंड करेंगे. यस, so come students, let's try to understand in detail about the chapter number 3. Now थीम ऑफ द चैप्टर. तो थीम क्या है, हम इस एंटायर स्टोरी में यही समझेंगे कि एक रूलर थे, एक फैरो थे, एक किंग थे, इजिप्शियन के किंग थे, और इजिप्ट में ये बिलीफ है लाइफ आफ्टर डेथ का. तो लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, कोई इंसान की अगर डेथ हो जाती है तो इजिप्शियंस ये बिलीव करते हैं, यस देयर अगेन एग्जिस्ट वन मोर लाइफ आफ्टर डेथ. तो डेथ के बाद बिकॉज वो बिलीव करते हैं कि एक और लाइफ है. तो जब किसी की डेथ
हो जाती है तो जब उनको बरी किया जाता है उनके साथ उनकी सारी एसेंशियल चीज़ों को भी रखा जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सोल जब ट्रेवल होगा दूसरी जगह पर, तो जब ट्रेवल करेगा सोल तो उस समय उनको ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए वो सारी चीज़ें उनके साथ कोफिन में रख देते हैं। तो ये पहली चीज़ इजिप्शियन बिलीफ के बारे में, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में। और जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था एक्सप्लोर करने के लिए, एग्जैक्ट फाइंड आउट करने के लिए कि क्या रहस्य था, क्या मिस्ट्री थी बिहाइंड द डेथ of the boyish king। ये now the story discovering Tutankhamun, या इसको टुटनखामन भी बोला जाता है, टुटनखामिन भी बोला जाता है। और जब लेटली ये जो खामन था वो क्या है और खातिन जो एटन है, आबुन है, ये क्या है, वो हम उसको जस्टिफाई करेंगे, टुटनखामन और टुटनखातिन। सो टुट, the story discovering Tut, the saga continues, is an explanation of the exploration conducted by a team of researchers and archaeologists। आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स की टीम ने एक एक्सप्लोरेशन कंडक्ट करा था। क्यों करा था? इन ऑर्डर टू फाइंड द थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद द डेथ of the king Tut। It gives the account of the struggles the team faced to disentangle the mystery of the death of a teenager pharaoh। अब क्या बोल रहे हैं, ये क्यों किया गया था? ये क्यों किया गया था? ये रहस्य को पता लगाने के लिए। और जब रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे थे, आर्कियोलॉजिस्ट अपनी रिसर्च कर रहे थे, तब उन्होंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ को फेस करा उसके बारे में भी हमें यहाँ पर पता चलेगा। सो इट गिव्स द अकाउंट ऑफ द स्ट्रगल्स द टीम फेस टू डिसएंटैंगल करने के लिए, मतलब चीज़ें जो बहुत उलझी हुई थी उनको सुलझाने के लिए, क्लियर करने के लिए, समझने के लिए, बिहाइंड द मिस्ट्री क्या है, क्या रहस्य है बिहाइंड द डेथ ऑफ टीनेजर pharaoh। The story highlights the changes in the methods of archaeology from a few decades back to present era of modern technology। अब यहाँ पर क्या पता चलेगा हमें जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे डीप में, तो स्टोरी हाईलाइट करेगी जो चेंज हुए हैं इन द मेथड्स ऑफ आर्कियोलॉजी फ्रॉम फ्यू डेकेड बैक टू द प्रेजेंट एरा ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। के पहले अगर हम बात करें पुराने समय की, तो कैसे रिसर्च कंडक्ट किया जाती थी, कैसे रिसर्च कंडक्ट होती थी, और आज के टाइम की अगर हम बात करें मॉडर्न एरा की, तो क्या क्या चेंजेस हो गए हैं जिसकी वजह से रिसर्च बहुत ईज हो गई है, क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करी गई हैं, क्या फैसिलिटेट करने के लिए चीज़ें कितनी आसान और कितनी एक्यूरेट हो गई हैं, बहुत ही प्रिसाइज रिजल्ट्स मिलते हैं अब। तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे, पुरानी वर्सेस द मॉडर्न वन। It gives us an idea about the kind of exploration which was conducted in 1922 by Howard Carter। अभी हॉवर्ड कार्टर कौन है? कि जो मैंने आपको बताया था कि किस किसने रिसर्च करी थी, रिसर्चर्स ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका नाम है हॉवर्ड कार्टर। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? पुरानी एंशिएंट चीज़ों को स्टडी करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं कि कितनी पुरानी है, क्या हिस्ट्री जुड़ी हुई है इन चीज़ों से, वो काम कर रहे थे। तो यहाँ पर जब बॉडी को डिस्कवर किया जाना था, तब ये हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है हॉवर्ड कार्टर, उन्होंने भी क्या क्या चीज़ें फेस करी, क्या क्या चीज़ें उन्होंने, क्या मेथड्स को अडॉप्ट करा इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दी फैक्ट्स रिगार्डिंग दी डेथ। तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलेंगी when there was no modern methods to extract the remains। और ये उस टाइम की बात हो रही 1922 की, जब कोई भी मॉडर्न कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो हेल्प कर सके इन ऑर्डर टू फाइंड द क्लियर पिक्चर। ये तब की बात करेंगे। नाउ इट ऑल्सो हेल्प्स, ये स्टोरी हमें ये भी हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी विच इज ड्यू टू द मॉडर्न इक्विपमेंट एंड सोफिस्टिकेटेड मेथड्स बीइंग यूज्ड टू गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स। अब ये जो स्टोरी है ये भी हाईलाइट करेगी, बिकॉज मैंने अभी बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने जब रिसर्च कर रहे थे, बॉडी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके पास कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं था, कोई भी ऐसी मशीन नहीं थी जिससे वो बहुत ही एग्जैक्ट, एक्यूरेट या प्रिसाइज डेटा को समझ पाते। और आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में क्या क्या चेंजेस हो गए, चीज़ें कितनी अपडेट हो गई हैं, इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई कि अब हम बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही एक्यूरेट चीज़ों को पता कर सकते हैं। तो ये उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर हमें बताया जाएगा।
दिस स्टोरी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द जॉइंट एफर्ट्स। अब ये जॉइंट किसके हैं, एक तो हमारे रिसर्चर्स के हैं और दूसरा किसका था, आर्कियोलॉजिस्ट के। So the story helps us to understand the joint efforts of all the team members involved in this project. The tomb of King Tut was extracted और finally क्या हुआ, King Tut का जो tomb था, अब tomb क्या होता है, मकबरा, ऐसे जो गोल शेप का होता है। अब इजिप्ट में एक पूरी वैली है, वैली ऑफ किंग, जिसमें जितने भी किंग्स रहे होंगे उस पीरियड में सबको वहाँ पर बरी किया जाता था और उनके याद में उनका टोम बना दिया जाता था और वहाँ पे एक स्टोन पे कार्व किया जाता था कि कौन किंग का क्या नेम है, इनकी डेथ का, वो कितना लाइफ स्पैन रूल करा इन्होंने, वो सारी उनकी डिटेल्स। तो वो पूरी वैली ऑफ किंग थी। तो फाइनली जहाँ पे किंग टुट का टोम था वहाँ से उनकी बॉडी को एक्सट्रैक्ट किया गया। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होगी। We'll also understand the concept of इजिप्शियन बिलीफ। इजिप्शियन के बिलीफ के बारे में भी हम इस स्टोरी में समझेंगे कि इजिप्ट के लोगों के क्या बिलीफ थे, क्या मान्यताएं थी, वो क्या बिलीव करते थे, दैट देयर एग्जिस्ट लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में वो मानते थे। ऐसा अ कॉन्सेप्ट इन एंशिएंट टाइम्स वाज थॉट दैट वी कुड कैरी ऑल आवर बिलोंगिंग्स टू द न्यू लाइफ देयर आफ्टर। और यही चीज़ के लिए, बिकॉज वो बिलीव करते थे, वो मानते थे कि देयर एग्जिस्ट अ लाइफ आफ्टर डेथ, और इसी लाइफ को, जो आफ्टर डेथ की जो लाइफ है, उसको ईज करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए हम वो सारी बिलोंगिंग्स, जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं, हम वो बॉडी के साथ बरी करते हैं। नाउ हमने इजिप्ट के लोग, बिकॉज ये इजिप्शियन बिलीफ है, द टोम वॉज देयरफॉर फिल्ड विद, और इसी वजह से जो उनका टोम था उसमें क्या चीज़ें रखी गई थी, जितनी भी सारी वैल्यूएबल, जितनी भी एसेंशियल प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, वो सारे हीरे जवाहरात सब वहाँ पर उनके साथ रखे गए थे ताकि उनको आफ्टर लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो द टोम वॉज देयरफॉर फिल्ड विद वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स ऑफ किंग टुट लाइक razor, necklaces, wines, which were for the king to use after his death when his soul travels from one body to another. तो ये सारी चीज़ें उनकी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली है, और जब उनका सोल ट्रेवल करेगा तो उनको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना आए अपनी डे टू डे लाइफ को रन करने में। Now, So this was about the theme। अब हम समझेंगे कि मेन आइडिया क्या है इस स्टोरी का। The main focus is laid on the process of forensic reconstruction। और forensic reconstruction क्या होता है, आप लोगों ने सब एक सीरियल तो देखा ही होगा, CID, दया कुछ तो गड़बड़ है, राइट, एग्जैक्टली वही होता है फोरेंसिक। जब लेबोरेटरीज में, लैब्स में जाके जब पूरी बॉडी को रिसर्च किया जाता है, जब एग्जामिन किया जाता है अलग अलग से, अलग अलग मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके, और पूरी बॉडी को एक रीस्ट्रक्चर किया जाता है, रीडिफाइन किया जाता है, उसको हम फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो मेन फोकस क्या है स्टोरी का, दैट इज लेड ऑन द प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रिमेन्स ऑफ द बॉडी टू फाइंड द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ एंड द प्रिसाइज एज व्हेन द किंग डाइड। अब ये क्यों करा गया था, इतना डीप, इतना प्रिसाइज रिसर्च, इतने फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन क्यों करा गया था, टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट एज ऑफ डेथ एंड द प्रिसाइज रीजन बिहाइंड द डेथ, कि एग्जैक्ट एज क्या थी जब उनकी डेथ हुई थी किंग टुट की, और इसका रीजन क्या था, क्या वो, बिकॉज इट वाज अ मिस्ट्री, वो रहस्य था, वो किसी को नहीं पता। उनकी डेथ अचानक से, एक इतने छोटे से बच्चे की डेथ कैसे हो सकती है, और वो बच्चे की जो बहुत ही यंगेस्ट एज में किंग बन गए, वो रूलर बन गए अपनी कंट्री के, और कुछ ही सालों तक रूल किया, और अपनी टीन एज में ही वो एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई। तो वो कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री थी, क्या वो नेचुरल डेथ थी या फिर वो मर्डर था, या फिर वो क्या रीजन था। तो वो फाइंड आउट करने के लिए प्रिसाइज रीजन देयर वाज अ रिसर्च कंडक्टेड, जो हमें स्टोरी में समझेंगे। देन the modern method of CT scan is used, and King Tut's body was the
फर्स्ट टू बी पुट अंडर द स्कैन। अब यहाँ पर जब हम मॉडर्न मेथड्स की बात करेंगे, जब मॉडर्न मशीन्स टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो हम सीटी स्कैन मशीन के बारे में बात करेंगे। सीटी स्कैन क्या होता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी मशीन। आपने देखा होगा वो जो गोल सी होती है, जिसमें पूरी बॉडी को ऐसे स्लाइड करके अंदर भेजा जाता है और पूरी बॉडी को चेक किया जाता है डीप में, अंदर से क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पार्ट्स हैं, वो सबको एग्जामिन करते हैं। तो यहाँ पर वो जो सीटी स्कैन मशीन थी, वो पहली किंग टुट की पहली ऐसी बॉडी थी जिसका सीटी स्कैन होने जा रहा था। द स्कैनर picked up images of the king's body and the anatomy was conducted much to the relief of the team members। अब क्या हुआ? स्कैनर picked up the images of the king's body। जो सीटी स्कैनर जो मशीन थी, उसने किंग टुट की बॉडी की सारी इमेजेस को पिक कर लिया, मतलब वो एक्सरे करती गई। और जो एनाटमी था, एनाटमी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसमें ह्यूमन पार्ट्स, ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है। ये बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट होता है, जो डॉक्टर्स बनते हैं वो इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो और क्या हुआ? जब ये स्कैनर ने सारी इमेजेस पिक कर ली किंग टुट की बॉडी की, एंड द एनाटमी वाज कंडक्टेड, और फिर एनाटमी कंडक्ट करेगी कि सारे जॉइंट्स क्या, उनको कोई कहीं पे कोई तोड़ा, कोई हड्डी तो नहीं टूटी हुई, सारे पार्ट्स प्रॉपर हैं अपनी जगह पर, कुछ इधर उधर तो नहीं है। ये सब पता लगाने के लिए एग्जैक्टली उनका एनाटमी चेक भी हुआ था। सो दिस इज ऑल अबाउट जो हम इस स्टोरी चैप्टर 3 डिस्कवरिंग ट्रुथ में पढ़ेंगे। नाउ let's immediately start reading with the summary of the story. So discovering truth, the saga continues, is a chapter that gives us an in-depth insight of Tutankhamun, the god of sun and air। अब ये देख सकते हैं जो इमेज है, ये कितनी छोटी सी एज दिख रही है, कितने इनोसेंट एज है। So this is exactly the boyish pharaoh। boyish बोल सकते हैं इसको, या फिर हम boyish क्यों वर्ड यूज करें? बिकॉज बहुत ही छोटी एज में ये किंग बन गई थी, और इजिप्ट के लोग किंग को फैरो बोलते। सो ही इज द बॉयज फैरो। ये किंग टुट हैं, जिनका पूरा नाम टुटनखामन है। टुटनखामन। अब ये जो आमन है, AMUN, ये आमिन क्या बताता है? आमिन यूज किया जाता है इजिप्ट के हिसाब से, इज कंसिडर्ड टू बी द गॉड ऑफ सन एंड एयर। मतलब सन और एयर, दो मेजर यूनिवर्स की चीजों को जो गवर्न करते हैं, उनके भगवान को वो लोग आमन बोलते हैं। और जो टुटनखामन था, इनको कंसिडर किया जाता था, ही वाज किंग टुट। और खामन क्यों लगाया था? बिकॉज ही वाज कंसिडर्ड टू बी द मेजर ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दैट पीरियड। नाउ He was the last ruler of the powerful Pharaoh dynasty। और ये बहुत ही पावरफुल Pharaoh dynasty थी, जिसके वो लास्ट रूलर थे। लास्ट रूलर क्यों बोला? क्योंकि इनके आगे कोई पीढ़ी बढ़ी ही नहीं, इनके आगे इनकी शादी नहीं हुई, आगे कोई इनके बच्चे नहीं थे, आगे जनरेशन ही नहीं हुई, जिसकी वजह से राजगद्दी किसी और को मिल पाती। तो ही वॉज द लास्ट किंग, और इनकी वजह से पूरी उनकी डायनेस्टी का के एंड हो गया। और ये जो डायनेस्टी थी, अपने टाइम में, उस समय में बहुत ही पावरफुल हुआ करती थी, बिकॉज बहुत सालों से इनके पिताजी, उनके दादाजी सब रूलर्स थे इसी डायनेस्टी में। देन ही वॉज अ टीनेजर। टीनेजर क्या बोला गया? टीनेज वाली जो एज होती है, जब हम बात करें 13 से लेके, जहाँ पे टीन आता है, TEEN, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 तक। तो 13 to 19 ईयर की जो एज होती है, इसको टीनेजर बोला जाता है। अब ये जो किंग थे, ही वॉज अ टीनेजर, बिकॉज मैंने बताया कि 11 की एज में वो रूलर बन गए, और 18-19 में उनकी डेथ भी हो गई। तो ही वॉज अ टीनेजर व्हेन ही डाइड, एंड हिज डेथ वॉज अ मिस्ट्री। ये बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क था कि उनकी डेथ किस कारण से हुई, किस रीजन से हुई। सम स्पेक्यूलेटेड दैट ही वॉज बीइंग मर्डर्ड, और कुछ ने ऐसा स्पेक्यूलेट करा कि ही वॉज बीइंग मर्डर्ड, कि इतनी छोटे से बच्चे की कैसे ही डेथ हो सकती है, जो इतनी जल्दी रूलर बन गया, वो इतने कैपेबल भी थे, इतने सक्षम थे वो चीज़ों के लिए, और उस इंसान की कैसे डेथ हो सकती। तो कुछ ने ऐसा अनुमान लगाया, ऐसा मान लिया कि हो सकता है उनको मर्डर किया गया, उनका मर्डर किया गया होगा। तो स्पेक्यूलेट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? लेट्स ट्राई टू रीड। फॉर्म अ थ्योरी और कंजेक्चर अबाउट अ सब्जेक्ट विदाउट फर्म एविडेंस। बिना किसी एविडेंस के, हम कहते हैं मान लो, एजम्पशन लगा लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, विदाउट एनी वैलिड प्रूफ। तो कुछ लोगों ने बिना किसी प्रूफ के ऐसा अनुमान लगाया, ऐसा मान लिया कि हो सकता है कि इनकी डेथ नहीं होगी, नेचुरल डेथ नहीं होगी, बल्कि इनकी डेथ का जो कारण होगा वो हो सकता है किसी ने उनको मारा होगा, उनका मर्डर किया गया होगा। नाउ
Then he ruled in Egypt and its empire for centuries. अब इन्होंने ये जो पूरी ये जो इनकी फैमिली थी किंग टुट की, उन्होंने इजिप्ट को रूल करा, उसके पूरे एम्पायर को, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1 डिकेड नहीं, सेंचुरी, सालों साल, 100 सालों तक। क्योंकि मैंने बोला कि अब ये इनके पापा, इनके 4 फादर्स भी थे, वो सारे रूलर्स थे जो इजिप्ट को रूल करते थे, किंग फैमिली को बिलोंग करते थे। सो इन्होंने सेंचुरीज तक, सेंचुरी क्या होता है, 100 ईयर्स का पीरियड, 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर, और सेंचुरीज तक प्लूरल बता रहे हैं, सालों साल, 100 सालों तक उन्होंने इस डायनेस्टी को रूल किया, मतलब इजिप्ट को, इस डायनेस्टी ने इजिप्ट को रूल करा। सो इन 1922 हिज टॉम वाज डिस्कवर्ड बाय हावर्ड कार्टर। अभी हावर्ड कार्टर कौन है? ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो पुरानी एंशिएंट चीज़ों में डील करते हैं, उनको फाइंड करते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने फाइनली, किस साल, ये ईयर को याद रखना, इन द ईयर 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने फाइनली किंग टुट की बॉडी को, वो जो इतने गहराई में उसको बरी किया था, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। हावर्ड कार्टर जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट हम पढ़ चुके हैं, पढ़ लेते हैं। पीपल हु स्टडी ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकावेशन ऑफ साइट्स एंड एनालिसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड अदर फिजिकल रिमेन्स। तो कैसे ये रिसर्च करते हैं, कैसे एक्सप्लोर करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं जो भी उनके साथ चीज़ें रही होती, कोई भी आर्टिफैक्ट हो सकता है, कोई उनके ऑर्नामेंट हो सकते हैं, उनका ताज हो सकता है, उनकी ड्रेस से, इन सब चीज़ों से वो अनुमान लगाते हैं, वो मानते हैं कि इनकी डेथ इस टाइम पे हुई होगी, या बॉडी के सारे पार्ट ऐसे जब एनाटमी हुई तो उनको पता चला कि यहाँ पर डैमेज है, तो यहाँ का पे कुछ उसको रिसर्च करेंगे, फिर फॉरेंसिक लैब में भेजेंगे, फिर स्कैनिंग होगी, तो वहाँ से एग्जैक्ट चीज़ें पता लगती हैं हमें। सो yes, after 80 years, अब 1920 के 80 साल के बाद में बात हो रही है। So after 80 years, he was taken from his resting place for a CT scan, which offered to solve the mystery of his life and death by creating a forensic reconstruction. अभी 80 years कौन से वाले? After 80 years, it's just like I stand corrected with my words. It is not after 1922, but उनकी death कब हुई थी? When he was a teenager, so probably in the age of 18 और 19 उनकी डेथ हो गई थी, और 18-19 की एज में उनकी डेथ हुई। तब से लेके 80 इयर्स तक ही वॉज इन हिज टूम, वो अपनी रेस्टिंग प्लेस पर थे। और 80 इयर्स के बाद वो कौन सा ईयर आया जब उनको एक्सट्रैक्ट किया? दैट वॉज 1922। सो आफ्टर 80 इयर्स ही वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस फॉर CT स्कैन विच ऑफर्ड टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ एंड डेथ बाय क्रिएटिंग अ फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। 80 सालों के बाद, मतलब 19 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद 80 साल तक वो वहीं पर अपनी रेस्टिंग प्लेस में एज इट इज थे, किसी ने कुछ भी नहीं करा। 80 इयर्स के बाद जब ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर उनकी बॉडी को रिसर्च करने लगे, डिस्कवर करना चाहते थे फैक्ट्स को रिगार्डिंग द मिस्ट्री ऑफ द डेथ, तब उन्होंने 1922 में उनको एक्सप्लोर करना शुरू करा, और तब फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए CT स्कैन के लिए उनको भेजा। सो what is forensic reconstruction? So this refers to the process of creating a face on the skull and see how the owner of the skull looked like, because अब इतने सालों से तो बॉडी एज, आपको क्या लगता है कि बॉडी एज इट इज ऐसे सारे फीचर्स एज इट इज दिख रही होगी? नो वेज। तो बॉडी में कुछ चेंजेस हो गए होंगे, कुछ सड़ गल गई होगी बॉडी, तो उसको फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्ट करा, उसको मानते हुए कि ये उनकी जो बोन्स है, जो स्कल है, उसको फिट करने की कोशिश करी, और एक फेस बनाने की जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि किंग टुट ऐसे दिखा करते थे। तो वो उन्होंने 1922 में करा बाय हावर्ड कार्टर। नाउ Tut's grandfather and his father Amenhotep III was a very powerful pharaoh। अब हमने जैसे कि पढ़ा कि उनके जो फादर थे और जो 4 फादर्स थे, मतलब दादाजी, उनके भी पापा और उनके भी वो, तो 4 फादर्स, इनकी पूरी हिस्ट्री जो थी, पूरा पैटर्नल बैकग्राउंड था, वो सारे pharaohs थे, वो सारे किंग थे, कहाँ के? इजिप्ट को रूल करने वाले। सो Tut's ग्रैंडफादर और उनके जो फादर थे, तो ग्रैंडफादर कौन से थे? Amenhotep III। Amenhotep III was a very powerful
सक्सेसफुल pharaoh who ruled over a period of 40 years. तो उनके दादाजी ने कितने साल तक रूल किया? 40 years तक रूल किया. और उसके बाद his son Amenhotep IV आ गए, who thrived him and began to the strangest period in the history of Egypt. अब यहाँ पर एक U-turn आया जब ये हमारे Amenhotep IV ने रूल करना शुरू करा. So that thrived him, उनको वहाँ से निकाल दिया. मतलब Amenhotep III जो इजिप्ट डायनेस्टी को रूल कर रहे थे, इजिप्ट को रूल कर रहे थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया और Amenhotep IV ने अपना प्लेस ले लिया, उन्होंने राजगद्दी ले ली. And then began the strangest period. और तब एक बहुत ही strange period शुरू, बहुत ही अजीब चीज़ें होनी शुरू हुई in the history of Egypt, जो इजिप्ट में आज से पहले कभी नहीं हुआ था. He promoted the worship of Aten. अब पहले किसकी वर्शिप की जाती थी? पहले आमन को वर्शिप किया जाता था, who was considered to be the god of sun and air. उन्होंने उन प्रेयर्स को, उन वर्शिप को निगेट करा, उनको मना करा, वो मंदिर तोड़वा दिए, सब चीजें खत्म करवा दी और किसको प्रमोट करने लगे? वर्शिप ऑफ एटन. एटन किसको बोला जाता है? सन ऑफ डिस्क. सो सन ऑफ डिस्क नहीं, द गॉड ऑफ सन डिस्क. तो सन का ये जो डिस्क मतलब जो आउटर होता है, इसके जो गॉड होते हैं उनको हमने क्या बोला? एटन बोला. Now, he changed his name to Akhenaten. अब उन्होंने अपना नाम क्या, जो Amenhotep थे उन्होंने अपना नाम क्या कर लिया? Akhenaten कर लिया. Akhenaten क्यों कर लिया? बिकॉज वो किसके फॉलोअर हो गए? आमिन के फॉलोअर नहीं थे, वो एटन के फॉलोअर थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने नाम में भी एटन लगा लिया. तो Akhenaten meaning servant of the Aten. He also moved the religious capital from Thebes to the new city of Akhenaten called Amarna. उन्होंने जो रिलीजियस जो कैपिटल थी उसको भी चेंज करके दूसरी जगह बना दी. तो he also moved the religious capital. कौन सी थी उनके टाइम में? आमिन के टाइम पे कौन सी थी? थेब्स. और उसको मूव करके नई जगह पे ले आए. कहाँ पे? जो सिटी Akhenaten की थी उसका नाम क्या था? अमारना. तो ये सारे उन्होंने मेजर चेंजेस करे और जितने भी उनके टेम्पल थे जहाँ पे आमन को वर्शिप किया जाता था, उन्होंने वो सारी वर्शिप्स को हटा दिया, वो सारे मंदिर तोड़वा दिए, मंदिर बंद करवा दिए, वो मूर्तियां हटवा दी जहाँ पे गॉड ऑफ सन और एयर को पूजा जाता था. और उन्होंने किसको प्रमोट करना शुरू कर दिया? गॉड एटन को प्रमोट करना शुरू कर दिया. एटन किसको? गॉड ऑफ सन डिस्क. नाउ फर्दर और क्या क्या किया उन्होंने? ही अटैक्ड आमन. तो उन्होंने आमिन को अटैक करना शुरू किया. अ गॉड, कौन थे? गॉड ऑफ सन एंड एयर. स्मैश्ड हिज इमेजेस, उनकी इमेजेस को तोड़वा दिया. स्मैश करना, किसी चीज को हम जोर से ऐसे करके पचका देते हैं ना, तो स्मैश कर देते हैं. तो स्मैश कर दी जितनी भी सारी उनकी मूर्तियां थी मंदिरों में. एंड क्लोज्ड हिज टेंपल्स. अनदर मिस्टीरियस रूलर स्मेंखरे. अब ये कौन से रूलर? ये एक और रूलर आए, कौन से? Amenhotep III के बाद में. सो अनदर, ये मिस्टीरियस रूलर. मिस्टीरियस क्यों बोला? इनकी कोई मिस्ट्री नहीं हम डिस्कवर करने वाले हैं, बट ये मिस्टीरियस इसलिए बोला, ये एकदम से आए, पॉप आउट हुए और एक कब चले गए किसी को कोई पता नहीं, कितने टाइम रूल करे, इनके बारे में कोई भी एविडेंट नहीं मिला हमें. सो अनदर मिस्टीरियस रूलर स्मेंखरे सक्सीडेड हिम हु डाइड सून. बहुत ही जल्दी उनकी भी डेथ हो गई. नेक्स्ट, टुटनखामन आल्सो नोन एज Tut sat on the throne and ruled for 9 years. अब कौन आए? फाइनली टुटनखामन आ गए. टुटनखामन कब आए? जब Amenhotep IV थे, फिर उसके बाद Amenhotep III आए, फिर Amenhotep III ने बहुत सारे एक स्ट्रेंज चेंज करा और उसके बाद एक मिस्टीरियस रूलर आ गए बीच में जिनका नाम स्मेंखरे था. बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आए और मिस्टीरियसली वो कब चले गए, उनकी डेथ हो गई, वो कुछ भी किसी को पता नहीं चला. उसके बाद फाइनली टुटनखामन आए जिनको हम किंग टुट के नाम से जानते हैं. ही सैट ऑन द थ्रोन, वो राजगद्दी पर बैठे, एंड रूल्ड फॉर अप्रॉक्स 9 years. और लगभग उन्होंने 9 साल, 11 to 19, लगभग 9 सालों तक उन्होंने रूल किया. ही वर्शिप्ड गॉड आमन. और वो किसको वर्शिप करते थे? उनका नाम ही था, ही वाज कंसीडर्ड आमन, उनका नाम में ही आमन था. सो ही वर्शिप्ड गॉड आमन, गॉड ऑफ सन एंड एयर. इन द ओल्ड वेज, पुराने तरीके से उनको वर्शिप करते थे. हाउएवर ही डाइड मिस्टीरियसली. अब हाउएवर बिकॉज उनकी डेथ जो थी वो बहुत मिस्ट्री थी, तो यहाँ पर क्या बोला? हाउएवर ही डाइड मिस्टीरियसली.
when Tut's mummified body, जब टुट की ममीफाइड बॉडी, अब ममीफाइड बॉडी क्या होती है, आपने ममीज के बारे में सुना होगा, घर में जो मम्मी होती है वो मम्मी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। तो ममीज क्या, जब बॉडी को लॉन्ग टाइम तक रिटेन करना हो, प्रिजर्व करने के लिए बॉडी को पूरा बैंडेज जैसे रैप कर देते हैं, तो उसको ममीफाई करना बोलते हैं। सो When Tut's mummified body, mummified का लिटरल मीनिंग क्या है उसको देख लेते हैं, स्पेशली इन एंशिएंट इजिप्ट, बिकॉज ये इजिप्ट का ही बिलीव है वहाँ पर। They preserve a body by embalming and wrapping it in a cloth. क्या करते थे, उसको embalming करते थे और रैप कर देते थे, पूरी बैंडेज जैसे से पूरा रैप कर देते थे इंटायर बॉडी को एक पीस ऑफ क्लोथ से। Remains were mummified over 2000 years ago. अब इनके बारे में बताया गया, when Tut's mummified body was discovered, जब इनकी mummified बॉडी को जब डिस्कवर किया गया, mummified बॉडी मतलब जिनकी भी बॉडी को पूरा रैप्ड थी पूरी, He was laid with lots of gold, wealth and everyday items. हमने देखा था रेजर थे, वाइन्स थी वहाँ पर, बहुत ही नेकलेसेस थे, बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही प्रीशियस, और जितनी भी वैल्यूएबल हीरे जवाहरात, प्रीशियस स्टोन्स, जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो उनके साथ वहाँ पर थी। तो जब उनको एक्सप्लोर किया तो देखा गया कि ही वॉज लेड विद, जड़ी हुई थी सारी चीज़ें उनके साथ, क्या, विद लॉट्स ऑफ गोल्ड, वेल्थ एंड एवरीडे आइटम्स लाइक bronze razor, games, clothes, cases of food and wine. Then Carter discovered him after searching for many years. और finally बहुत सालों तक सर्च करने के बाद finally कार्टर ने, हॉवर्ड कार्टर आर्कियोलॉजिस्ट ने in the year 1920 इनको finally discover कर लिया। Now after researching on the treasures, he decided to investigate his three-nested coffin. तो यहाँ पे क्या है, three-nested coffin, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। जब उन्होंने रिसर्च करा उनके ट्रेजर्स पर, उनके साथ जो कीमती, जो वैल्यूएबल जो सामान था, जब उसको रिसर्च करा उन्होंने, तो उन्होंने डिसाइड करा, ये ही कौन है यहाँ पर, हॉवर्ड कार्टर, उन्होंने डिसाइड करा कि इन्वेस्टिगेट करेंगे उनका थ्री-नेस्टेड कॉफिन। तो वो जो कॉफिन था जिसमें उनकी ममीफाइड बॉडी को रखा गया था वो थ्री नेस्टेड थी, मतलब एक लेयर, फिर दूसरी लेयर और फिर तीसरी लेयर, इस टाइप से। तो आपको शायद कुछ समझ में आ रहा होगा, 1 2 3, ये 3 लेयर कोफिन है उनका, और जो आउटर मोस्ट था ये पूरा गिल्डेड था, इसमें गोल्ड की परत थी और पूरी उसी शेप में था जिसमें उनकी बॉडी, जो उनकी बॉडी की शेप थी। सो सम पार्ट्स ऑफ द Tut's ट्रेजर्स इन द टूम वर ऑलरेडी लूटेड। और जब उन्होंने ये सोचा कि इनका जो कीमती सामान है, जितने भी इनके ट्रेजर्स हैं, उनको इन्वेस्टिगेट, उनको उसमें जांच पड़ताल करने की कोशिश करी कि कितना पुराना सामान है, बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट का यही काम होता है, जितनी भी पुरानी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों से वो प्रिडिक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जितना भी इनका वैल्यूएबल सामान है, जितनी भी इनकी बिलोंगिंग्स इनके साथ रखी हुई हैं, हम उनसे पता लगाने की कोशिश करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो तब उन्होंने ये फाइंड आउट करा कि कुछ चीज़ें, कुछ जो ट्रेजर्स थे टोम्ब में, वो ऑलरेडी चोरी हो चुके, उनको ऑलरेडी किसी ने लूट लिया है, दे वर ऑलरेडी लूटेड। हिज टोम्ब वाज अ रॉक कट। अब उनका जो टोम्ब था, जो उनका मकबरा था, वो रॉक्स होती, बड़ी बड़ी चट्टानें होती, उसी को ऐसा कार्व किया गया था, उसी को ऐसा कट करा गया था, और टोम्ब की शेप, मतलब समझ रहे हो कैसा गोल सा, लाइक ऐसा थोड़ा मान, ये लाइक एक बड़ी सी चट्टान है, अब इसको हमने कार्व करने की कोशिश करी, तो हमने कैसे करा, ऐसा कुछ शेप बन गया, तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दो, अच्छा सा टूम बन गया उनका, ऐसा बनाया था। सो हिज टूम वाज अ रॉक कट 26 फीट अंडरग्राउंड, और कितना उसकी डेप्थ कितना गहरा था, 26 फीट अंडरग्राउंड, विच हैड वॉल पेंटिंग्स, और इनकी जो वॉल थी उससे बहुत सारी कुछ ड्राइंग्स और पेंटिंग्स करी गई थी ऑन द आउटर कॉफिन। और जो सबसे बाहर वाला जो कॉफिन था, Tut's face was gilded, उसमें टुट का जो फेस था, जो उनका फेस आइडेंटिफाई हुआ था, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन थे, वो उनकी फेस की शेप को उसको वो गिल्ड करा गया था, मतलब सोने की परत से वो पूरा आउटर कॉफिन बना हुआ था। इन द फर्स्ट कॉफिन ही फाउंड द गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव्स, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। और जो उनका फर्स्ट जो कॉफिन था उसमें उन्होंने क्या देखा, उनके साथ क्या क्या रखी थी फर्स्ट कॉफिन में, गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव्स। ऑलिव्स बहुत ही प्रीशियस फ्रूट होता है, तो उसमें
माला थी, गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव थी फर्स्ट कॉफिन में, और लोटस के पेटल्स थे और कॉर्नफ्लावर्स थे। तो ये सारी चीज़ें किस मंथ में आती, तो ये हमें कुछ ट्रिगर कर रही थी। जैसे मैं बोलूँ कि व्हेन आई वेंट, वो मैंगो खा रहा था या मैंगो खा रही थी, तो इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि समर में गए होंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या बताया, जब उन्होंने रिसर्च जब वो कर रहे थे, ट्रेजर्स को स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनका जो पहला थर्ड वाला जो आउटर मोस्ट था वो तो गिल्डेड था टुट के फेस से, और जो इनर वाला था वहाँ पे उन्होंने देखा गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव्स थे, लोटस पेटल्स थे और कॉर्नफ्लावर्स थे। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि ही वॉज बरीड इन द मंथ्स ऑफ मार्च और अप्रैल, बिकॉज मार्च और अप्रैल में चीज़ें देखने को मिलती हैं। द थर्ड एंड फाइनल कोफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल। अब जो थर्ड और जो फाइनल कोफिन था उसने ट्रबल को बहुत ही मुसीबत में डाल दिया। अब क्या क्या मुसीबतें हावर्ड कार्टर ने फेस करी, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चैलेंजेस हावर्ड कार्टर को फेस करने पड़े, उसके बारे में हम आगे कमिंग स्लाइड में डिस्कस करेंगे। The raisins used to सीमेंट। अब ये रेजिन्स कौन सी है, ये वो रेजिन खाने वाली नहीं है, तो खाने वाली जो होती है उनको करंट्स भी बोला जाता है, वो किशमिश होती है। ये रेजिन्स क्या होती है, आपने देखा होगा मतलब जब अब हम लोग छोटे बच्चे थे, आप भी जब छोटे हुआ करते होगे, तो एक पेड़ से एक स्टिकी सा सब्सटेंस निकलता है जो बहुत ही स्टिकी चिपचिप होता है, वो ग्लू का काम करता है। उसको प्रोसेस करो तो इरेजर्स वगैरह ग्लू बनती है उससे। तो वो जो चीड़ का पेड़ से प्रोबेबली निकलती है, वो यहाँ पे उसको रेजिन बोल रहा है, जो चिपकाने का काम करता था, जो सीमेंट करने के लिए यूज किया जाता था। सो द रेजिन्स यूज, अब रेजिन्स यहाँ पे क्या है, स्टिकी फ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस insoluble in water exuded by some trees and other plants. So the resins used to cement tut, जो रेजिन्स का जो ग्लू का यूज किया गया था टुट को सीमेंट करने के लिए, चिपकाने के लिए, बॉडी को स्टिक करने के लिए, टू द बॉटम ऑफ दिस सॉलिड गोल्ड कॉफिन वर हार्डन एनफ। अभी क्या बोला, रेजिन्स यूज टू सीमेंट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन। अब जो सॉलिड गोल्ड का कॉफिन था उसमें उनको चिपकाने के लिए जो उन्होंने रेजिन्स का यूज करा, वो इतना हार्ड हो गया था, इतना कड़क। जब सीमेंट फ्रेश होता है तो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, बट जो बहुत पुराना हो जाता है बहुत ही हार्ड हो जाता है, बहुत ही स्ट्रांगली उसको होल्ड कर लेता है किसी चीज को। इट वर हार्डन एनफ मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू मूव, और जिसकी वजह से थोड़ा सा भी मूव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा था। सो ही पुट द कॉफिन इन द सन फॉर सेवरल आवर्स। 1 घंटे 2 घंटे नहीं, कई घंटों तक उन्होंने ब्लेजिंग हीट में सन में रख दिया। और इजिप्ट में तो वैसे ही बहुत हीट होती है, रेगिस्तान है, वहाँ पे बहुत सैंड है और तेज़ गर्म हवाएं आती हैं वहाँ पर, तो इतनी तेज़ ब्लेजिंग सनलाइट में उसको रख दिया, कड़कती धूप में। क्या हो, ये मानते हुए, ये बिलीव करते हुए कि जो रेजिन, जो ग्लू है, वो हीट की वजह से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और बॉडी को इजीली अलग कर लिया जाएगा। सो in the hope for the raisins to loosen up, but it didn't work। बट इससे कुछ भी काम नहीं बना, बॉडी तो वैसे की वैसी ही हार्ड सॉलिड तरीके से चिपकी हुई थी। फाइनली ही रिमूव द रेजिन्स विद द हेल्प ऑफ चिजल एंड हैमर। और फाइनली उन्होंने क्या करा, उस बॉडी को उनको अब रिमूव तो कॉफिन से तो अलग करना था, तभी तो बॉडी को सिटी स्कैन मशीन में या कहीं पर और उनको मूव करके उनका चेक किया जाएगा। तो बॉडी को तो मूव करना इज प्रायोरिटी एंड दैट वाज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट देयर, और उस मोमेंट पे इम्पॉर्टेंट था। तो उन्होंने जब बहुत घंटों तक सन में रख दिया, उससे भी कुछ हेल्प नहीं हुई, तो फाइनली उन्होंने क्या करा, उन्होंने चिजल और हैमर की वजह से उनकी बॉडी को उस गोल्ड के कॉफिन से अलग करना शुरू किया। अब चिजल और हैमर क्या होता है, हम यहाँ पे, हैमर तो हम सबको पता है हथौड़ी होती है, चिजल को हिंदी में छेनी बोला जाता है। हथौड़े और छेनी की मदद से बॉडी को अलग करना शुरू किया। तो कैसे किया होगा, ये ऐसे छेनी रखी और हथौड़ी से टक 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 करते करते आगे आगे स्लाइड करते करते और पूरी बॉडी को ऐसे नीचे से उन्होंने अलग कर दिया। तो यहाँ पर ये चिजल है, जिससे छेनी, जिससे ऐसे ऐसे बहुत शार्प होती है आगे से, और उसको ऐसे कट 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 करते, इस पे हैमर करते हुए, इसको आगे बढ़ाते हुए बॉडी को अलग कर दिया धीरे धीरे। और ये जो यहाँ पे हमें जो फ्लूइड सा सब्सटेंस दिख रहा है, इसको रेजिन बोला जाता है। नाउ फाइनली ही रिमूव द रेजिन्स विद द हेल्प ऑफ चिजल एंड हैमर। और फाइनली इनकी मदद से उन्होंने बॉडी को अलग कर लिया। किसने, हावर्ड कार्टर ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने। नाउ
Carter felt he didn't have any other choice as to if he hadn't cut the mummy from limb to limb, thieves would have looted the gold. अब वो क्या बोल रहे हैं, अगर कार्टर को ऐसा लगा, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, उनको मजबूरी में करना पड़ा। क्या करना पड़ा, चिजल से घिस घिस कर बॉडी को अलग करना पड़ा, रेजिन को अलग करने के लिए। अगर वो ये नहीं करते तो उनको ऐसा लग रहा था अगर मैं नहीं करता, as to if he hadn't cut the mummy from limb to limb, thieves would have looted the gold. तो पक्का चोर तो उसकी चोरी, जितना भी गोल्ड है उसको तो किसी भी तरीके से चुरा ही लेते, तो उनको करना ही पड़ा। limb to limb क्या बोल रहे हैं, from tip of the toes, मतलब पैर से लेके उंगलियों के नाखून तक धीरे धीरे limb to limb उनको, मतलब पूरी एक एक पोर्शन को अलग अलग आराम आराम से रेजिन से अलग करना ही पड़ा। His men फर्स्ट रिमूव्ड हिज हेड। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट के साथ उनके जो और सपोर्टर थे उन्होंने क्या करा, सबसे पहले रिमूव करा हिज हेड, देन दे कट ऑफ एवरी जॉइंट। सबसे पहले उनके हेड को अलग करा और फिर सबको जॉइंट से अलग अलग करा ताकि जब असेंबल करना पड़े तो जॉइंट टू जॉइंट असेंबल हो जाए। आफ्टर रिमूविंग द बॉडी पार्ट्स दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स एंड पुट इट एट द ओरिजिनल प्लेस। और फिर क्या करा, जब उनकी बॉडी के सारे पार्ट्स को अलग अलग कर रिमूव कर दिया, दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड। जो रेत की एक लेयर थी, रेत ऐसी पतली सी परत बिछी हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने बॉडी को रख दिया, बॉडी को बॉडी पार्ट्स के साथ। इन अ वुडन बॉक्स, अब किस में रखा, वुडन बॉक्स में रखा एंड पुट इट एट द ओरिजिनल प्लेस। वुडन बॉक्स में रखा और उसको उसके ओरिजिनल प्लेस पर रख दिया। नाउ अब जैसा कि ये इमेज हमें बहुत अच्छे से बता रही है कि ये जो पिरामिड हम देख रहे थे कि इजिप्ट इज़ फेमस फॉर पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, राइट। तो यहाँ पर ये जो टोम्ब है, अब ये एक रॉक है, रॉक को कट किया, उसको कार्व किया और उसमें 26 फीट इन डेप्थ एक गड्ढा करा और जिसमें उनका जो कोफिन था, जो उस ममीफाइड बॉडी का कोफिन था, उसको बरी किया गया। तो जब इसको निकालो, यहाँ पर जो वॉल है वो बहुत ही कार्व्ड है, बहुत ही पेंटेड, बहुत ही पेंटिंग्स करी गई हैं वहाँ पर। सो नाउ व्हाट हैपेंस, जब उसको सारी चीज़ों को, सारे बॉडी पार्ट्स को अलग कर दिया, उस वुडन बॉक्स में रख दिया और उसकी जगह पर वापस रखा है। नाउ अब इन 1968, अभी हम कब की बात कर रहे थे, ईयर 1922 की बात हो रही थी, अब बात हो रही 1968, तो 46 ईयर्स के बाद की बात हो रही है। 46 ईयर्स बीत चुके थे उनकी बॉडी को निकाले हुए। अब 1968 में द ममी वाज एक्सरेड बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर हु रिवील्ड फ्यू फैक्ट्स। हिज ब्रेस्ट बोन एंड डिफरेंट रिब्स वर मिसिंग। अब जब 46 ईयर्स हो चुके थे उनकी बॉडी को एक्सट्रैक्ट किए, तो उस समय जब ममी को एक्सरे किया, ममी मतलब ये जो ममीफाइड जो बॉडी थी, सीटी स्कैन मशीन में एक्सरे के लिए जा रही है। तो जब एक्सरे किया, किसने, एनाटॉमी के प्रोफेसर जो ह्यूमन बॉडी में डील करते हैं, उनके प्रोफेसर ने जब उसको एक्सरे किया तो उन्होंने कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ फाइंडिंग्स, कुछ रहस्य के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में हमें बताया। क्या बताया, पहली ये चीज़, उनकी जो ब्रेस्ट बोन थी वो मिसिंग थी और जो फ्रंट रिब्स थी वो भी गायब थी। तो जो फ्रंट के रिब्स होते हैं और जो ब्रेस्ट बोन होती है वो पूरी गायब थी। ये किसने बताया, एनाटॉमी के प्रोफेसर ने बताया। और उनको कब पता चली ये बात, जब उन्होंने एक्सरे कराया इस ममीफाइड बॉडी का इन ईयर 1968। नाउ लेटर ऑन January 5, 2009 टिट was taken for CT स्कैन। अब January 5, 2009 की बात, अभी यहाँ पे 1968 की बात हो रही थी। अब आप ध्यान रखिए, ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1922 में बॉडी को एक्सट्रैक्ट किया गया, 1968 में बॉडी को एक्सरे किया गया, जिसमें अब पता चला कि उनकी ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स जो केज होता है वो मिसिंग है। अब फाइनली लेटर ऑन January 5, 2009 में क्या हुआ, the body of King Tut was taken for CT scan, कंप्यूटर टोमोग्राफी मशीन में उनको ले जाया गया 2009 में, which takes hundreds of x-rays and created 3-dimensional image, जिसने हर बार बहुत स्लाइस करके पूरी बॉडी का इन डेप्थ एक्सरे करा और 3 डायमेंशनल में, मतलब टॉप से भी करा, साइड से भी करा, बिहाइंड, सारे एंगल्स जितने भी
प्रोबेबल थे, जितनी भी डायमेंशन सबसे उनका एक्सरे किया गया। द नाइट ऑफ द स्कैन द वर्कमैन कैरिड हिज बॉडी फ्रॉम द टूम इन अ बॉक्स। अब उस रात क्या किया, वो जो रात थी जब जब स्कैन किया गया, द वर्कमैन कैरिड हिज बॉडी फ्रॉम द टोम से उनकी बॉडी को लेके एक बॉक्स में मूव करा गया ना। अब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये हावर्ड कार्टर है, वो बॉडी में ऐसे कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं और उनको ऐसा पता चल गया कि इनकी ये चीज़ें मिसिंग है जब उन्होंने एक्सरे करवाया और फिर उनको सीटी स्कैन मशीन में भेजा गया। देन नाउ they climbed ramps and stairs and lifted it on a hydraulic trailer. They climbed ramps. अब ramps क्या होता है, ऑटोमेटिक चलने वाली जो सीढ़ियाँ होती हैं उनको ramps बोला जाता है, and lifted it on a hydraulic trailer. तो ये hydraulic trailer क्या होता है, मशीन से ऑटोमेटिक रहता है कि आप जैसे देख सकते हो क्रिस क्रॉस है और इस पर एक फ्लैट प्लेटफॉर्म है, इस पर बॉडी को रखो और यहाँ से ऐसे ऐसे रोटेट करो, ऐसे गोल गोल घुमाओ तो वो अपने आप ऐसे क्रिस क्रॉस खुलते जाएंगे और पूरा वो लंबा हो जाएगा, बॉडी ऊपर पहुंच जाएगी। सो दे क्लाइम्ड रैम्प्स एंड स्टेयर्स। अब वो जो वर्कमैन थे, जो हावर्ड कार्टर के साथ जो वर्कमैन थे, वो तो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर पहुंच गए और एक रैम्प से आ गया, रैम्प मतलब ऐसा वाला जो पोर्शन जो ऊपर चढ़ते हैं और सीढ़ियों से, और बॉडी को उन्होंने क्या करा, दे लिफ्टेड इट इन अ हाइड्रोलिक ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। और कहाँ पे, जहाँ पे उसमें स्कैनर था उसमें उन्होंने उसको मूव कर दिया। द स्कैनर स्टॉप्ड वर्किंग व्हिच पॉज्ड द प्रोसीजर। अब यहाँ पे थोड़ा इजिप्शियन बिलीफ आने वाला है और यहाँ से थोड़ा सा सस्पेंस आ रहा है जो इजिप्शियन बिलीफ के हिसाब से है। स्कैनर स्टॉप्ड वर्किंग व्हिच पॉज्ड द प्रोसीजर। अब जो स्कैनर मशीन थी, जो सीटी स्कैन की मशीन थी, उसने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो प्रोसीजर था स्कैनिंग का वो भी रुक गया। आफ्टर यूजिंग अ पेयर ऑफ स्पेयर फैंस दिस स्कैन वाज फाइनली डन। और कुछ उनके पास स्पेयर फैंस थे, हो सकता है कोई मशीन ख़राब हो गई होगी तो स्पेयर फैंस की हेल्प से उन्होंने मशीन को स्टार्ट कर दिया और फाइनली उनका स्कैन कंप्लीट हो गया। आफ्टर 3 आवर्स, और स्कैन होने के 3 घंटे के बाद किंग टुट की बॉडी वॉज टेकन back to his tomb where his body is resting in peace। और 3 घंटे के बाद उनकी बॉडी को वापस उनके टूम में, उनके रेस्टिंग प्लेस में रख दिया गया जहाँ पे वो रेस्ट करते आ रही थी लास्ट 80 ईयर्स से। By the time they left the trailer, the wind had stopped and the winter air was like death itself। अब क्या बोल रहे हैं, by the time they left the trailer, और जो हावर्ड कार्टर के साथ जो वर्कमैन थे, जब तक वो ट्रेलर को छोड़ के, जब तक वो उसको ट्रेलर जो चढ़ के ऊपर गए हुए थे उसको छोड़ के वहाँ से जाते, the wind had stopped and the winter air was like death itself। और तेज़ जो हवाएं, जो रेगिस्तान में तेज़ हवाएं चलती है, धूल रेत वाली जो हवाएं होती, वो एकदम से रुक गई और बिल्कुल शांति हो गई। इट वाज डेथ लाइक साइलेंस हो गया एकदम से। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टोम स्टूड ओरियन। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या है इजिप्शियन बिलीफ के हिसाब से, कौन है ओरियन? सो जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टुट्स टोम। अब टुट का ये टोम है और जस्ट अबव द एंट्रेंस, और ये एंट्रेंस था जहाँ से टुट की टोम को हमें अंदर लेके जाना था, और उस एंट्रेंस पे कौन थी, ओरियन थी। ओरियन क्या है, द कॉन्स्टलेशन दैट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस। अब वो ओरियन किसको बोलते हैं, जिसको मानते हैं वो किसका सोल है, ओसिरिस का। अब ओसिरिस क्या है यहाँ पे, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, बिकॉज वो बिलीव करते हैं दैट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। तो हमारी बॉडी जब खत्म हो जाती है, जब हमारी डेथ हो जाती है, तो हमारा जब सोल ट्रेवल करता है, तो वो बिलीव करते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसका जो भगवान होता है वो ओसिरिस होता है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो अब वो वहाँ पे कौन खड़ी थी वहाँ पर, जब किंग टुट का जो एंट्रेंस था टोम का, वहाँ पर ओरियन था, जो कॉन्स्टलेशन था इजिप्शियंस का, जिसको वो मानते थे कि इसमें क्या है, सोल है ओसिरिस की, जो बॉडी को, ह्यूमन बॉडी की जब डेथ हो जाती है तो वो डेड बॉडी की वो उसको प्रोटेक्ट करती है, उसकी रक्षा करती है। द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ शोन इन द नाइट स्काई वॉचिंग ओवर द बॉडी किंग। और वो रात को वैसा लग रहा था कि उस बॉडी को वो प्रोटेक्ट कर रही है, उसको मतलब जितने भी रहस्य हैं वो सब जानती होंगी, बिकॉज इतने सालों से वो उस बॉडी को प्रोटेक्ट करते हुए आई है। जैसा कि हम इस इमेज में बहुत अच्छे से बता सकते हैं, टुटनखामुन embraces and is embraced by ओसिरिस। तो ये
ओसिरिस है, ठीक है, और ये है हमारे किंग टुट जिनके सिर्फ बॉडी है, वो अलाइव नहीं है, और ये आफ्टर लाइफ की गॉडेस हैं जिनको वो एम्ब्रेस कर रही हैं और ये भी एम्ब्रेस हो रहे हैं उनसे। By Osiris, ruler of underworld, are seen from the north wall of the burial chamber. अब ये कौन है? Ruler of the underworld. और ये कहाँ से जो लिया गया है? That is from the north wall of the burial chamber. burial chamber के जहाँ पे इनको bury किया गया था, burial chamber के north wall से, wall पे सब पेंटिंग्स थी, तो उस पेंटिंग से सीन को एक्सट्रैक्ट किया गया, जिससे हमें पता चला है इजिप्शियन बिलीफ के बारे में कि वो ऐसा बोलते हैं कि लाइफ को जब किंग टुट की डेथ हो गई तो इतने सालों से 80 इयर्स थे जो ओसिरिस है उनको प्रोटेक्ट कर रही है, और पक्का ये इट वाज वेरी फर्म बिलीफ कि उनको जरूर पता होगा द मिस्ट्री बिहाइंड द डेथ ऑफ King Tut. So with this we end with the summary of the chapter. Now immediately let's try to understand some important phrases that are covered in the chapter. तो सबसे पहला जो बहुत important word हमने बार बार यूज करा और जो कहीं ना कहीं इस चैप्टर का मेन फोकस था, that was on forensic reconstruction, जिसको हम लेमैन में तो समझ चुके हैं होता क्या है CID वाले सीन से, बट इसको लिटरल टर्म्स में एक बार और डिफाइन करते हैं। It refers to the process of creating a face on the skull. क्रिएट करना फेस को बनाना, स्कल बिकॉज अब पूरी सिर्फ बोन्स थी, हड्डियों का ढांचा था, उस पर पूरी बॉडी को बनाना, शेप करना, ये होता है फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। एंड सी हाउ द ओनर ऑफ द स्कल लुक्ड लाइक, और ये देखना कि जो स्कल, जो पूरा हड्डियों का ढांचा है, इसकी बॉडी कैसे दिखा करती थी। Here it refers to the construction of the bust of King Tut based on the data received from CT scan. और ये यहाँ पर उन्होंने जो पूरा जो उनकी इमेज बनाई, जो उनकी शक्ल हमें देखने को मिल रही थी किंग टुट की, वो किसकी वजह से देखने को मिली? बिकॉज ऑफ दी जो हमें डेटा मिला था CT स्कैन की मशीन से, उसकी वजह से हमें वहाँ पर उनकी पूरी किंग टुट की बॉडी समझ में आई कि उनकी फेस ऐसा दिखता होगा, CT स्कैन बताइए ऐसा ऐसा था, तो पूरी माइन्यूट्स जो एक्सरेज आ रहे थे, फ्रैक्शंस में जो एक्सरेज आ रहे थे, उसकी वजह से उनका करेक्ट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन हो पाया। नेक्स्ट होता है स्कैटर्ड अक्रॉस। सो इट रेफर्स टू मूविंग क्विकली, बहुत ही तेजी से मूव करना। द फ्रेज इज यूज्ड विद रेफरेंस टू द मूवमेंट ऑफ द डार्क बेलेड क्लाउड्स। अब जब किंग टुट की बॉडी को निकाला जा रहा था, अब इजिप्शियन बिलीफ, द स्टोरी इज एंटायरली रिवॉल्विंग अराउंड द इजिप्शियन बिलीफ, क्योंकि स्टोरी ही इजिप्ट की है। तो यहाँ पर क्या बताया कि इजिप्शियंस ऐसा बिलीव करते थे कि अगर आप किसी रेस्टिंग सोल को, कि किसी की डेथ होगी, उसको आप टूम से निकालोगे तो वो आपको कर्स करेगी, और वो कर्स इतना नेगेटिव हो सकता है कि आपकी डेथ भी हो जाए। तो उस समय जो माहौल था, वो घने काले बादल, तेज हवाएं चल रही थी, तो दैट वहां पे वो रेफर करें स्कैटर्ड अक्रॉस, तेज चलने वाली हवा को बोला जा रहा है, दैट स्कैटर्ड अक्रॉस। इट इज यूज्ड विद द रेफरेंस टू द मूवमेंट ऑफ द डार्क बेलीड क्लाउड्स, जो घने काले बादल थे उनको रेफर करो, जो तेज तेज मूव कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट इज कैस्केड ग्रे। तो कैस्केड ग्रे यहाँ पे किसको रेफर करें? जैसे ज्वेल का जो बॉक्स होता है ना, ज्वेलरी बॉक्स है बहुत सारे जिसमें ज्वेल्स होते हैं, उसको रेफर किया गया। सो द वर्ड पॉइंट आउट टू द कवरिंग ऑफ द स्टार्स बाय द डार्क बेलेड क्लाउड द वे ज्वेल्स आर केप्ट इन अ कैस्केड बॉक्स। तो यहाँ पे किसको, जब घने काले बादल थे, उस पर जब थोड़े तारे, रात का टाइम था, बिकॉज घने काले बादल छा गए और उस पर जो तारे थे वो टिमटिमा रहे थे, स्टार्स ट्विंकल कर रहे थे, तो वो ऐसा लग रहा था कि एक बॉक्स है, डार्क कलर का बॉक्स है जिसमें ज्वेल्स है और वो जो गहनों की जो चमक से चमक रहे हैं। तो इट वाज लाइक अ कैस्केड ग्रे। अब नेक्स्ट है रिसरेक्शन। रिसरेक्शन किसको बोला गया? इट रेफर्स टू अ न्यू बिगिनिंग। री से फिर से ऐसा कुछ साउंड करता है, रिसरेक्शन। सो इट रेफर्स टू अ न्यू बिगिनिंग फॉर समथिंग व्हिच इज ओल्ड एंड लॉन्ग फॉरगॉटन। तो किसी उस चीज की नई शुरुआत करना विच इज ओल्ड, और जो पुरानी होगी और जिसको लोग काफी भूल चुके हैं। किंग टुट की पुरानी, उनकी डेथ को काफी साल हो गए थे, 80 इयर्स हो गए थे उनकी बॉडी को रेस्ट करते हुए। अब 80 इयर्स के बाद वो काफी पुरानी होगी, लोग उसके बारे में काफी भूल भी चुके, उनकी इमेज काफी धुंधली होगी। अब उस चीज को फिर से उन्होंने एक्सप्लोर करने की, फाइंड आउट करने की कोशिश करी। सो हियर इट रेफर्स टू द न्यू लाइफ आफ्टर डेथ, दैट इज रिसरेक्शन किया गया था किंग टुट की बॉडी का। नेक्स्ट इज फ्यूनररी ट्रेजर। फ्यूनररी ट्रेजर किसको बोला गया है? जब
फ्यूनरल के टाइम पे उनके कोफिन में उनके साथ जो कीमती सामान, जो उनकी वेल्थ उनके साथ रखी गई थी, उसको फ्यूनररी ट्रेजर बोला गया है. सो द वैल्यूएबल थिंग्स विद व्हिच द किंग वाज बरीड वर नो लेस देन ट्रेजर. जिनके साथ उनको दफनाया गया था वो किसी ट्रेजर से, कीमती सामान से कम नहीं था, खजाने से कम नहीं था. एग्जैक्टली, ट्रेजर इज खजाना. सो एज मोस्ट ऑफ द आइटम्स वर मेड ऑफ प्योर गोल्ड, पुराने के टाइम पे चीज़ें सारी प्योर आती थी और ज़्यादातर जो उसमें चीज़ें थी वो प्योर गोल्ड की बनाई गई थी. दे आर thus referred to as funerary treasure, और इसीलिए उन सारी चीज़ों को funerary treasure रेफर किया गया है ना. नेक्स्ट इज सर्कमवेंटेड. तो सर्कमवेंटेड क्या होता है? कोई चीज को कुछ लूट कर लेना, चुरा के ले जाना. सो द थीव्स वुड इजीली बाईपास द गार्ड्स विद आर्टफुलनेस एंड रिप द ममी अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड. अब वो क्या बोल रहे हैं, अगर वहाँ पे हावर्ड कार्टर ने एक बार हमें ऐसा हमने जब पढ़ा तो हमें पता चला कि अगर वो इसको चिजल, हैमर से जब चिजल करके बॉडी को अलग नहीं करते तो कोई प्रोबेबली चोर उनको लूट के उनको जितना भी गोल्ड और जो ट्रेजर्स थे उनके बॉडी के साथ उसको चुरा के ले जाते, तो उनको ऐसा मजबूरी में करना पड़ा. तो सर्कमवेंटेड वहीं पर वर्ड यूज हुआ है जो बता रहा है थीव्स वुड इजीली बाईपास द गार्ड्स. गार्ड्स को तो बहुत इजीली उल्लू बना देते और आर्टफुलनेस कुछ भी उल्लू बना के, और रिप द मम्मी अपार्ट, और मम्मी को काट के बिल्कुल, क्योंकि उनको तो कोई रिसर्च भी नहीं करनी, उनको फाइंड आउट भी नहीं करना क्या मिस्ट्री है क्या हिस्ट्री, उनको कुछ नहीं लेना देना, तो आराम से मम्मी को अलग कर देते, बॉडी को काट के अलग कर देते और जितना भी गोल्ड था उसको वहां से रिमूव करके ले जाते, चुरा के ले जाते. नेक्स्ट इज कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसको हम सीटी मशीन बोल रहे हैं यहाँ पे, कंप्यूटर टोमोग्राफी मशीन ऑल्सो नोन एज सीटी स्कैन. इट प्रोवाइड्स एक्सरे इमेज ऑफ अ बॉडी इन क्रॉस सेक्शन, मतलब पूरे इधर से ऐसे ऐसे जिस भी वे में, बहुत ही स्लाइसेस में, जितनी भी डायमेंशंस में आपको चाहिए, बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट वे में जाके वो उसको स्कैन करके हमें प्रेजेंट करता है. दैट इज कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन. इट इज यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस. लास्ट इज इरी डिटेल. ये इरी डिटेल क्या बोल रहा है? अनगैनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिजल्टिंग इमेज ऑफ द हेड ऑफ द टूथ विजिबल थ्रू द सीटी स्कैन. ये बहुत ही अजीब सी जो चीज़ हमें समझ है, बहुत ही अजीब व गरीब जो इन्फॉर्मेशन थी. सो अनगैनी डिस्क्रिप्शन किसका? ऑफ द रिजल्टिंग जो इमेज बनी थी हेड ऑफ द टूथ, जो उन्होंने स्कल पे जो उन्होंने जो उनकी इमेज बनाई थी वो कहाँ, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ किसकी वजह से बन पाई थी? जो हमें एक्सरे अवेलेबल हुए थे उसको समझकर उन्होंने उनकी फेस को शेप दिया, उनके हेड को डिफाइन करा और बॉडी को फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्ट किया. तो वो जो डिटेल थी वो बहुत ही ईरी डिटेल बोला गया है यहाँ पर. Now finally we would conclude with the chapter what is the learning outcome, या एंड में हमने से क्या सीखा, क्या मॉरल था, या finally conclude the chapter in a nutshell. So the saga discovering truth, the saga continues. To conclude this chapter, the summary tells us that Tutankhamun, also known as King Tut, was a brave ruler who of the Great Pharaoh dynasty, और कौन थे? जो एक ग्रेट फैरो डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, राजाओं महाराजाओं की फैमिली को, उनके राजसभा को, डायनेस्टी को जो बिलोंग करते थे, एक बहुत ही ब्रेव, बहादुर और महान लीडर थे. He died a mysterious death, और फाइनली उनकी बहुत ही रहस्यमय डेथ हुई, एंड इज रेस्टिंग इन पीस इन हिज टूम नाउ. और अब वो अपने टूम में बहुत आराम से रेस्ट कर रहे हैं. दिस इज द व्हाट वी कैन गिव अ कंक्लूजन टू द एंटायर चैप्टर. नाउ इमीडिएटली लेट्स ट्राई टू रीड विद फ्यू इंपॉर्टेंट एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर. तो सबसे पहला आता है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. हमें सबके रीजंस बताने, ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ. सो किंग टुट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी. बार बार स्क्रूटनाइज किया गया. ऐसा क्यों किया गया था? यस, वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर. सो जल्दी समझते हैं एक्सप्लिसिटली व्हाई King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny because of his history.
history, his treasures which he was buried with, and to know the reason behind his death. तो मेजरली 3 रीजन थे जिसकी वजह से बार बार उनको स्क्रूटनाइज करना पड़ा. तो पहला रीजन क्या था? हिस्ट्री बिहाइंड द डेथ. हिस्ट्री नहीं, इनफैक्ट द मिस्ट्री बिहाइंड द डेथ, टू नो द एग्जैक्ट एज ऑफ डेथ, और उनके जो ट्रेजर्स थे जिसके साथ उनको बरी किया गया था उनको समझने के लिए, और लास्ट द रीजन बिहाइंड द डेथ. तो ये 3 चीजों के लिए बार बार किंग टुट की बॉडी को स्क्रूटनाइज करना पड़ा. नाउ किसका रीजन नेक्स्ट बताना? हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड. उसको नकार दिया गया, मना कर दिया गया. व्हाई? लाइक यू नो, निगेट कर दिया गया. व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड, वाज डिसलाइक्ड बिकॉज ऑफ हिज अनसाइंटिफिक मेथड टू कट ऑफ हिज बॉडी फ्रॉम द टूम. क्या ये कोई तरीका होता है क्या? वो किसी बॉडी को वो छैनी और हथौड़े से किसके ऐसे ऐसे करके अलग कर रहे थे? कोई प्रॉपर तरीका होता है? उनको कोई अच्छी बेटर टेक्निक यूज करनी चाहिए थी. कोई वो रेत सीमेंट नहीं थी, वो किसी की बॉडी थी, वो भी एक रिस्पेक्टेबल एक बॉयज फैरो की थी, तो ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए. तो वो चीजें थी जो थोड़ी सी रिसेंट करी गई, जो लोगों ने जिसको नकारा, जो लोगों ने थोड़ा डिसलाइक किया उसको. He also focused more on Tut's wealth and less on solving the mystery of Tut's life and death. और हावर्ड कार्टर का जो थोड़ा सा पर्पस था वो ज़्यादा इंक्लाइन था टुवर्ड्स दी ट्रेजर्स, खजाने, टुवर्ड्स दी वैल्यूएबल थिंग्स जो उनके साथ रखी गई थी, और थोड़ा जो कम कंसर्न था वो उनकी डेथ और उसकी मिस्ट्री में था. तो उनका ज़्यादा कंसर्न उनकी वेल्थ में था. तो वो थोड़ा सी चीज़ थी जो लोगों ने जिसको रिसेंट किया, लोगों ने उसको नकारा, ओपोज किया, रिफ्यूट किया या नापसंद किया. ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिकॉज वो बीइंग एन आर्कियोलॉजिस्ट उनका मेजर कंसर्न क्या था? उनकी बॉडी को रिसर्च करना और फाइंड आउट करना मिस्ट्री बिहाइंड द डेथ. तो उनका फोकस कहाँ चला गया? ज़्यादा ऑन टुट्स वेल्थ एंड लेस ऑन सॉल्विंग द मिस्ट्री ऑफ द टुट्स लाइफ एंड डेथ. सो इट शुडंट बी. Here we go with the next one. Carter had to chisel away the solidified resins to raise the king remains. अब ये क्या बोला गया? Carter had to, हावर्ड मजबूरी में करना पड़ा. had to एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है जब हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, और यहाँ पे had to है, have to करना पड़ा, करना पड़ता है, करना पड़ा था. तो करना पड़ा था मजबूरी में, उनके पास कोई ऑप्शन, he was left with no other option despite this. So Carter had to chisel away the solidified, जो बहुत ही solidified, जो बहुत ही cemented जैसा हो गया था resins to raise the king's remains. अब ऐसा क्यों करना पड़ा, इसका कारण जानते हैं हम जल्दी से. Now Carter had to chisel away the solidified resins to raise the king's remains because the body was cemented to the bottom of the solid gold coffin as the resin had hardened. और अगर वो नहीं करते तो उनका बिलीव था कि कोई चोर पक्का उनका सामान लूट के ले जाते और गोल्ड को अलग कर लेते. तो इसीलिए उनको मजबूरी में ऐसा करना पड़ा. सो because the body was cemented to the bottom of the solid gold coffin. वो जो गोल्ड का कॉफिन था बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बॉडी उससे चिपकी हुई थी. as the resins had hardened, क्योंकि वो जो गोंद सा जो स्टिकी इनफ्लेमेबल जो मटीरियल, फ्लेमेबल जो मटीरियल था वो बहुत थिक हो गया था, बहुत ही हार्ड हो गया था. so no legitimate force, कोई भी एक नॉर्मल कोई भी ताकत, no legitimate force could move the body away, and keeping the body in the sun at 149 degree Fahrenheit also did not help. और बोले तो कोई भी एक नॉर्मल जो एक ताकत, कितनी भी उन्होंने ताकत लगाई बट वो कुछ हेल्प नहीं करा, और उन्होंने बॉडी को ब्लेजिंग हीट में, सन में भी रखा जिसका टेम्परेचर 149 डिग्री फ़ारेनहाइट था, बट उससे भी कोई हेल्प नहीं मिली. तो उनको मजबूरी में उनको चिजल आउट करना ही पड़ा बॉडी को. Now let's immediately see with the next one. Tut's body was buried along with the gilded treasures. तो Tut body टुट की जो बॉडी थी उसको बरी किया गया था गिल्डेड ट्रेजर्स के साथ. क्यों ऐसा क्यों किया? बिकॉज ये लोग मीन्स इजिप्शियंस बिलीव करते हैं आफ्टर लाइफ में. तो Tut's body was buried along with gilded treasures as the ancient Egyptian royals were extremely wealthy. They also believed that the royalty would take all the treasure with them in their afterlife. क्योंकि सबसे पहली चीज कि वो बिलीव करते हैं
आफ्टर लाइफ में और इसको सपोर्ट कर रहा है पॉइंट कि वो लोग एक वेल्दी क्लास, एक रॉयल क्लास, एक किंग क्लास को बिलोंग करते थे और बहुत ही राजाओं महाराजाओं के बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें, बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें, बहुत ही वैल्यूएबल प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेल्स, वो सब हुआ करते थे। और एज अ सिंबल कि वो एक राजघराने का, एक राजे की डेथ हो रही तो उसके साथ वो सारी वैल्यूएबल चीज़ें रखते थे, एक वेल्दी बताने के लिए और उनके आगे की लाइफ काफ़ी रिच वेल्दी हो ये बताने के लिए। सो अगेन पढ़ लेते हैं एक बार। Tut's body was buried along with the gilded treasures as the ancient Egyptians royals were extremely wealthy, बहुत ही ज़्यादा wealthy थे, and they also believed that the royalty would take all the treasures with them in their afterlife। और ये बिलीव करते थे कि जो भी रॉयल्टी है वो सब अपने साथ लेके जाएंगे जब उनकी डेथ हो जाएगी, जब उनका सोल ट्रेवल करेगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हेडिंग विद द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज टॉपिक, दैट इज द बॉय किंग चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम टुटनखातन टू टुटनखामन। टुटनखातन से टुटनखामन क्यों करा उन्होंने? बिकॉज ये जो खातिन था ये सिर्फ गॉड ऑफ सन डिस्क था और उसका और ब्रॉडर और जो वाइड एस्पेक्ट को कवर कर रहा था वो था खामन। जो आमन था, आमन वॉज बिलीव्ड एज द किंग ऑफ सन एंड एयर, जो मेजर गवर्निंग सोर्स है यूनिवर्स का। और जो एटन है वो सिर्फ कंसिडर किया जाता था एज द गॉड ऑफ सन, नॉट इवन द सन बट द सन डिस्क, जो आउटर सन होता है, वो जो सर्कल होता है, दैट इज व्हाट। नाउ लेट्स रीड द आंसर एंड ट्राई टू जस्टिफाई इट। Tutankhamun means living image of Amun. Amun was a major god, god of sun and air of ancient Egypt. Amenhotep III smashed and closed his temples. हमने पढ़ा था Amenhotep III जब आए तो उन्होंने क्या करा, जितने भी आमिन के जितने भी टेम्पल्स थे, जितनी भी इमेजेस थी, सबको तोड़वा दिया, मंदिर बंद करवा दिया और अपनी वर्शिप को प्रीच कर अपनी वर्शिप को स्टार्ट करा। Later Tut restored his temples and beliefs back in his empire। और फिर जैसे ही टुट, आमेनहोटेप III के बाद जैसे ही किंग टुट ने राजगद्दी ली, जैसे ही जैसे ही रूल स्टार्ट करा, उन्होंने वापस उन मंदिरों को वैसे ही रिकंस्ट्रक्ट कराया, सब दरवाजे खुलवा दिए और इमेजेस को फिर से वैसे ही बनवा दिया जो पहले से वो थी। दैट इज व्हाई ही चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम टुटनखातन टू टुटनखामन टू चूज हिज बिलीफ इन गॉड। और इसी वजह से जो उनका नाम में टुटनखातन था वो चेंज होकर एक और ब्रॉड और डोमिनेटिंग नेम हो गया जो है टुटनखामुन, विच इज बिलीफ इन गॉड। ये बताने के लिए कि वी बिलीव इन द गॉड ऑफ सन एंड एयर, नॉट व्हाट आमेनहोटेप प्रीच्ड फॉर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर चैप्टर, यूनिट नंबर 3, डिस्कवरिंग सागा, डिस्कवरिंग टट, द सागा continues. Now we end with today's video, and before I leave I would request everyone to please do like, share and subscribe the channel as much as possible, and also refer our official website by the name www.stepupacdmy.ind.in. Thank you very much guys.